गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जैसे टॉपिक है हमारा रूपरेखा निर्माण। इसके अंतर्गत मेरे विभिन्न निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है शोध कार्य का विभाजन, दूसरा है अध्याय शीर्षक, तीसरा है उपशीर्षक। फिर इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या और भी मुख्य बिंदु हैं। यह मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ कि रूपरेखा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि शोध विषय का चयन करने के उपरांत हमें रूपरेखा का निर्माण करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारा प्रमुख विषय है रूपरेखा का निर्माण, जिसके आधार पर हम अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं और सामग्री संकलन के लिए इसका आधार बनाते हैं। सामग्री संकलन के बाद ही हमें रूपरेखा कई बार होती है बदलनी पड़ सकती है, तो शोध पंजीयन के समय ही हमें रूपरेखा के साथ उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पर अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन भी आया है कि यह विचार भी कि रूपरेखा पहले बनाने फिर उसे किस प्रकार से हम बदल भी सकते हैं, कि शोध कार्य समय या अभाव जो भी रूपरेखा में किस प्रकार से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार के लिए इससे हम देखते हैं कि हमारा जो रूपरेखा पहले तैयार करें उसमें किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना पड़ता है, शोध कार्य का हमें किस प्रकार से विभाजन करना पड़ता है। तो मेन पॉइंट ये आता है कि रूपरेखा का निर्माण एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें अध्ययन के उपरांत ही एक मानसिक हमारी पृष्ठभूमि उसके अंतर्गत हमारी तैयार हो जाती है कि उसका निर्माण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें विषय के निर्वाचन के उपरांत उससे जुड़ी हुई हमें सामग्री की जांच परख करनी पड़ती है, या शोध प्रगति की हमें परिकल्पना पर रचना करना आवश्यक होता है। तभी वह जाके तथ्यों के क्रमबद्ध रूप से हम अध्यायों का विभाजन हम करते हैं। तो एक रूपरेखा को हम संपूर्ण आकृति या उसको निर्माण देने का काम हम कर सकते हैं, जिसमें मौलिकता के पर्याप्त रूप में आवश्यक रहती है। तो निम्नलिखित बातें इस प्रकार से जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र के अनुसार उनके विचार हैं कि रूपरेखा में किस प्रकार से अनेक प्रविधियां होती है, कि रूपरेखा का आरंभ भूमिका से होती है, कि हमें उसकी किस प्रकार से हम भूमिका देते हैं, मतलब हम उसकी रूपरेखा को किस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है कि रूपरेखा भूमिका से आरंभ किस प्रकार से वह प्रारंभ ना होकर विषय से प्रारंभ की जाती है, तो वह विषय से भी संबंधित हो सकती है। फिर थर्ड आता है कि रूपरेखा में केवल वह बहुत ज़्यादा अधिक संक्षिप्त ना हो, यह भी हमें ध्यान देना चाहिए। और फोर्थ आता है कि रूपरेखा विस्तृत होती है और अध्यायों को हम किस प्रकार से उप शीर्षकों में फिर हम इसको विभक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूपरेखा के विषय में हमें आरंभ में किस प्रकार से अनुसंधान के लिए हमें विचार करना चाहिए कि रूपरेखा संक्षिप्त ही हो, और शोध के आरंभ में हम किस प्रकार से उसको विस्तृत करके रूपरेखा देना एक वैज्ञानिकता नहीं होती है। रूपरेखा के अंत में हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम उस पर हम संदर्भ ग्रंथ की सूची लगाना आवश्यक होता है, जिससे पंजीयन के समय जो हमारे विशेषज्ञ समिति या रूपरेखा की रचना की विषय से संबंधित हम संदर्भ ग्रंथ की सूची देकर हमें शोध ग्रंथ के बारे में बताते हैं कि उसकी सूची देकर कि सही दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस दिशा में जाएगी, हमारा जो शोध करना है वो किस दिशा में जाएगी। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उससे संबंधित हमें किस प्रकार से सहायक ग्रंथ या हमें उससे संबंधित आधार ग्रंथ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से हम परिशिष्ट सूची में हम विशेष रूप से अपने सहायक ग्रंथों की अलग सूची अलग अलग हम दे सकते हैं। तो रूपरेखा तैयार करते समय उपरांत निर्देशन से परामर्श लेना भी उतना ही उचित होता है, कि रूपरेखा भी क्या होते हैं स्थायी नहीं होती, वह उसमें भी हम लेखन की प्रक्रिया में रूपरेखा में हम अनिवार्य रूप से परिवर्तन भी हो सकता है। तो हमें उससे संबंधित अगर हमें सामग्री नहीं मिल पाती या कुछ भी उसमें से संबंधित हमें लगता है कि वह अस्पष्ट है या जो भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो हम अपने रूपरेखा या शीर्षक या उपशीर्षक को भी हम उसमें हमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूपरेखा निर्माण में किस प्रकार से सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, कि किस प्रकार से हम उसे योजनाबद्ध करके हम मार्गदर्शन एक उस पर तैयार करते हैं कि रूपरेखा किस प्रकार से हो। तो सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत अगर हम रूपरेखा का एक प्रयोगात्मक पक्ष भी अगर हम देखें, तो रूपरेखा निर्माण में जो हमारी जो प्रायोगिक कठिनाइयाँ आती हैं उसे ध्यान में रखकर हम किस प्रकार से वैज्ञानिक रीति में हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो यह वास्तविक प्रश्न यह है कि कठिनाइयाँ किस प्रकार से हमारे सामने आती है, कि रूपरेखा बनाते समय हम किन किन प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना
सामना करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट आता है कि कभी कभी रूपरेखा विषय से संबंधित अध्यायों को भी जोड़ देती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा आता है कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि रूपरेखा के विषय के प्रतिपादन में किस प्रकार का संबंध है। तात्पर्य यह है कि रूपरेखा अस्पष्ट होती है, ये अर्थात निकलता है उसका। थर्ड आता है कि विषय के शीर्षक में रूपरेखा का पूर्ण संबंध व्यक्त होता है या नहीं होता, कि तात्पर्य यह है कि रूपरेखा के अनुरूप शीर्षक का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि कभी कभी एक ही अध्याय में हमें शोध प्रबंध का समान रूपरेखा निर्मित कर दी जाती है और एक ही अध्याय के इतनी अधिक व्यापक हो जाती है कि उसी प्रकार से हमारा शोध प्रबंध फिर एक ही के ऊपर लिखा जा सकता है। कि फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वन कि शोध प्रबंध का शीर्षक कभी कभी अभिधा परक ना होकर लक्षण परक या व्यंजना परक रख दिया जाता है। तो इस पर भी हम रूपरेखा का और एक साहित्यिक रचना का हम आभास लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें थी जिस पर हम किस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से हम एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि रूपरेखा निर्माण की योजना में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला पॉइंट आता है कि रूपरेखा विषय के शीर्षक के अनुसार ही हो, ये है पहला पॉइंट। और दूसरा है कि विषय और उसके शब्दों के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए और उसे अध्यायों में विभक्त हम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अध्याय केवल शीर्षक मात्र ना होकर किसी वस्तु के निर्देश भी हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रूपरेखा तैयार करने से पूर्व हमें विषय पर प्रकाशित आलोचनात्मक या शोधपरक साहित्य का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे उस विषय पर कार्य का ज्ञान हमें हो जाता है और उस संदर्भ में हम शोध के लक्ष्य को स्पष्ट रूप करते हुए हम शोध की रचना हम कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम ध्यान देकर हम अपनी रूपरेखा का अगर निर्माण करें तो हमारी एक अच्छी रूपरेखा तैयार हो जाती है और हम एक अच्छे शीर्षक पर हम अपना कार्य कर सकते हैं शोध के समय। फिर हम नेक्स्ट आता है कि किन किन स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, कि शोध निर्माण किस प्रकार से कई बार होता है कि बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि वह स्पष्टता या प्रमाणित नहीं बन पाती हमारी जो शीर्षक है या उसे रूपरेखा हम तैयार की। तो अनेक प्रकार के अस्पष्ट रूपरेखा भी हमें देखने को मिलती है और अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं उस समय कि शोधकर्ता को यह समझ नहीं आता कि वो किस उलझन में फंस गया है। तो इसका भी निवारण जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने एक रूपरेखा तैयार किया जो कि एक अस्पष्ट रूपरेखा है। तो उसमें मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिसको आप दूर कर सकते हैं जब आप अपने विषय का चयन कर रहे हैं या शोध के किसी टॉपिक या शीर्षक का आप जब चयन कर रहे हैं तो उसमें क्या कमियां हो सकती है, इस पर मैं बता रही हूँ कि अस्पष्ट रूपरेखा ये है हमारी अस्पष्ट, जिसका शीर्षक है कि सूर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ये हमारा सूर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ये हमारा शीर्षक है। इस पर कमियां क्या है, तो ये तो हमें लग रहा है कि ये तो पूरा कंप्लीट है या पूर्ण है, ये हमारा एक रूपरेखा बन गया, ये हमारा सिनॉप्सिस तैयार हो गया। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी हम शीर्षक दे दिए हैं, अध्याय में हम विभक्त कर लिए हैं, पर यह क्या है अपने आप में एक विशाल हो गया है कि इसमें हमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आती कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ लिखना है। तो अध्याय 1 के अंतर्गत जैसे कि सूर का व्यक्तित्व और कृतित्व, तो अध्याय 1 में हमने इसको डाला है कि सूरकालीन स्थितियाँ क्या होती हैं। तो सूरकालीन स्थितियाँ क्या होती हैं, तो इससे हमें क्या समझ आएगा कि सूर की स्थितियाँ क्या है उसे। तो पर पर्टिकुलर हमें इसमें यहाँ पर उप शीर्षक हमें देना पड़ता है कि उप शीर्षक में विभक्त है। तो इसमें राजनैतिक हो गया या सामाजिक हो गया, राजनैतिक सामाजिक आर्थिक, ये विभिन्न प्रकार की उस समय स्थितियाँ उस काल में क्या थी इसको हम लोग बताएंगे उप शीर्षकों के माध्यम से। तब यह हमारा अध्याय 1 कंप्लीट होता है। फिर अध्याय 2 के अंतर्गत हम देखते हैं कि सूर का व्यक्तित्व एवं जीवन परिचय। तो व्यक्तित्व एवं जीवन परिचय क्या है, तो यह भी अभी अस्पष्ट है। तो व्यक्तित्व में क्या होता है कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का था, तो ये सारे पॉइंट हम उसमें संग्रहित करते हैं या लेते हैं, तब जाकर यह हमें उपशीर्षक देने के बाद ये हमारा कंप्लीट होता है यह टॉपिक में। तो इस प्रकार से यह क्या थी हमारी अस्पष्ट एक रूपरेखा तैयार थी, जिसको स्पष्ट करने या सही हमें उसको दिशा देने या अच्छा एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हमें उसमें उपशीर्षक देना भी अत्यंत आवश्यक है। तो अध्याय 3 है जैसे उसमें सूर का कृतित्व मीन्स सूर ने कि उनके कला पक्ष में किस किस प्रकार से क्या क्या काम हुए कि उनकी रचनाओं
में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें दिखाई देती है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा, छंद हो गया, शैली हो गई, प्रतीक, बिंब, ये सब जो है ये हमारे कला कृतित्व के अंतर्गत आती है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी रचनाओं में भाषा, शैली, छंदों का प्रयोग किया है। तो वह हमारे कृतित्व को, तो हमें एक एक उसके उपशीर्षक देकर हम एक एक पॉइंट को उसमें हम उसको विस्तार से समझाएंगे। अध्याय 4 है कि सूर के काव्य की आलोचना। तो आलोचना है कि किसी कवि या कोई रचनाकारों ने किस प्रकार से सूर के काव्य को क्या बोलते हैं आलोचना या उस पर अपने विचार व्यक्त करे हैं, तो उसको भी हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फिर अध्याय 5 आता है कि उपसंहार, कि ये सारे जो है इसका पूरा आप क्या बोलते हैं निष्कर्ष या उपसंहार अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं कि आप सूर के व्यक्तित्व आपका शीर्षक है आप लिए हैं, तो उसके आधार पर आपको उसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपका निष्कर्ष क्या है, आपके विचार क्या हैं। तो ये सब चीज़ें, तो इसके अंतर्गत हम संदर्भ ग्रंथ हो गए और क्या क्या हम कौन सी सामग्री का प्रयोग किए हैं, आधार ग्रंथ हो गए, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं कि कहाँ से हमें क्या कौन सी सामग्रियों से हम क्या हमें सहायता प्राप्त हुई है और किसका हम प्रयोग करके हम आज अपना यह शीर्षक को हम आज अपना विस्तारपूर्वक रूप से हम उसको कंप्लीट एक रूपरेखा तैयार करे हैं। तो इसका संक्षिप्त सार हम बना सकते हैं। तो अस्पष्ट रूपरेखा थी, इसको स्पष्ट करने का तरीका इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट करते हैं। तो आज का यह टॉपिक था कि ये अस्पष्ट रूपरेखा थी। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि स्पष्ट रूपरेखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो कि सही और स्पष्ट और एक आदर्श रूपरेखा का एक दर्जा उसे मिलता और प्रमाणित रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।